वेलकम टू साइंस अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास की बायोलॉजी, है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे 6 चैप्टर का, और उसमें भी बात करेंगे हम लोग टॉपिक मादा जनन अंग के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आएगा? इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मादा जनन अंग यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करने वाले, जो 10th क्लास के बायोलॉजी 6 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग आप अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, कि कहते हैं ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साथ है जिंदगी का, जीतूंगा मैं ही ये ठान के चलता हूँ। समझ में आ गया? यही वादा आप सभी को करना है। चलिए आज के हम लोग टॉपिक्स को शुरू करते हैं, है ना। मादा जनन अंग जो हमारा आज का टॉपिक्स है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। मादा जनन अंग को प्रयास कीजिएगा पूर्ण रूप से समझने का। हम भी प्रयास करेंगे आपको पूर्ण रूप से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई डाउट रहा है, कुछ आपको बाय फॉल्ट लगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मादा जनन अंग का जो योनि है, वेजिना है, इनमें से सबसे प्रमुख क्या होता है, यानी कि मादा जनन अंग जो है उनमें सबसे प्रमुख क्या होता है। तो उनमें जो है सबसे प्रमुख यहाँ पर स्थित एक चीज होता है जिनका नाम है अमास गर्भाशय। क्या नाम है यहाँ पे जो स्थित होती है, इसका नाम है गर्भाशय। क्या नाम है यहाँ पे? गर्भाशय। क्या नाम है इसका? गर्भाशय। गर्भाशय। क्या नाम है इसका? गर्भाशय। यानी कि मादा जनन अंग का हम बात करें तो मादा जनन अंग ये हो गया, और यहाँ पे जो स्थित होता है इनका नाम है गर्भाशय। गर्भाशय क्या नाम है? गर्भाशय नाम है, और यही सबसे प्रमुख माना जाता है मादा जनन अंग में। मादा जनन अंग में सबसे प्रमुख क्या है? तो सबसे प्रमुख क्या है मादा जनन अंग में? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। इसे सीबीएसई बोर्ड वाले सब कहते रहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस। सीबीएसई वाले क्या कहते हैं? इसे यूट्रस कहते हैं। सेकंड बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, इसे गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं? गांव घर की भाषा में इसे बच्चा दानी कहते हैं। क्या कहा जाता है? बच्चा दानी। क्या कहते हैं? गांव घर की भाषा में इसे बच्चा दानी कहा जाता है। समझ में आ गया? देखिए एक बार यहाँ पे जो स्थित भाग है, हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय। इसे क्या कहते हैं हम लोग? गर्भाशय। और बात करते हैं मादा जनन अंग में सबसे प्रमुख क्या है? गर्भाशय। सबसे प्रमुख क्या है? गर्भाशय। सबसे प्रमुख क्या है? गर्भाशय। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूट्रस कहा जाता है, और गाँव घर की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चा दानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बच्चा दानी कहा जाता है। अब देखिए आइए हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। इनका जो बात करें हम लंबाई का, इनका बात करते हैं लंबाई का, इनमें हम बात करते हैं लंबाई का। इनका लंबाई कितना होता है? तो इनका लंबाई जो होता है 7 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में इनका लंबाई होता है। किसका? ये वेजिना में जो गर्भाशय स्थित है उनका 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबाई होता है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति का बात करें, किनका बात करें? एक नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मल यानी कि जो गर्भवती नहीं हो, जिनके गर्भ में बच्चे नहीं हो, है ना, उनके बात करें। जिनके गर्भ में बच्चे ना हो, है ना, उस नॉर्मल व्यक्ति का हम बात करें तो उनका जो गर्भाशय होते हैं, वो गर्भाशय का जो होता है क्या बोलते हैं उसको? लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना होता है इनका? 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर इनका क्या होता है? लंबाई होता है। वहीं पे बात करें जब बच्चे इसमें गर्भाशय में आ जाते हैं, जब बच्चे गर्भाशय में आ जाते हैं तो 1 महीना। चलिए देखते हैं हम लोग किन के बारे में देख रहे थे? गर्भाशय के बारे में। किनके बारे में देख रहे हैं? गर्भाशय। गर्भाशय यानी कि यहाँ पे जो स्थित होता है ये क्या है? गर्भाशय। क्या है ये? गर्भाशय। गर्भाशय इंग्लिश में क्या जाता है? यूट्रस कहते हैं। इसे हम लोग बच्चादानी भी कहते रहते हैं। और इनकी लंबाई की बात करें तो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल में, है ना। और जिनमें जो बच्चे होते हैं, जिनके गर्भाशय बच्चे होते हैं, और जब बच्चे 1 से 2 महीना रहे तो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा, 3 से 4 महीना ठीक है। 8 से 9 महीना तक जो होता है, 5-6 महीना पे थोड़े बड़े होते जाते हैं, 8 से 9 महीना होते थोड़ा बड़ा हो जाता है। 8 से 9 महीना में गर्भाशय का क्या लंबाई होता है? वो अगर पूछा जाए तो अब क्या होता है कि गर्भाशय का 8 से 9 महीना का जब बच्चे गर्भाशय में होते हैं तो गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर क्या होता है? गर्भाशय का लंबाई होता है। कितना होता है? 18 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर गर्भाशय का क्या होता है? लंबाई होते हैं जब पेट में जब बच्चे होते हैं तब।
जब पेट में बच्चे होते हैं तब इनका लंबाई कितना होता है, 18 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर होते हैं। इनका चौड़ाई का बात करें कि इनका चौड़ाई कितना होता है, इनका चौड़ाई का बात करें कि गर्भाशय का चौड़ाई कितना होता है, चौड़ाई इसका 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है चौड़ाई इनका, 5 सेंटीमीटर होता है। अगर ये पूछा जाए कि आपको गर्भाशय कहाँ स्थित है, गर्भाशय कहाँ स्थित है, तो गर्भाशय कहाँ स्थित है, ध्यान से देखिएगा। गर्भाशय जो है यहाँ पे देखिएगा सही से, गर्भाशय है मूत्राशय, कहाँ पे, मूत्राशय है ना, मूत्राशय, मूत्राशय के आगे, मूत्राशय के आगे, कहाँ पे, मूत्राशय के आगे, और मूत्राशय के आगे और मलाशय के, मूत्राशय के आगे और क्या है, मलाशय, मलाशय के पीछे, मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे स्थित है। कहाँ स्थित है, मूत्राशय के आगे और मलाशय के जो है, मलाशय के पीछे। गर्भाशय कहाँ स्थित होते हैं, मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे ये स्थित होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो कहते हैं मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे ये स्थित होते हैं क्या, गर्भाशय, यानी कि मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होते हैं क्या, गर्भाशय, क्या गर्भाशय यहाँ पे स्थित होते हैं। आगे चलिए हम इसका बात करते हैं, ये गर्भाशय, गर्भाशय के जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखता हो, ये हो गया टॉप, ये हो गया टॉप पार्ट यानी कि ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला पार्ट हो गया। तो ये टॉप वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप पार्ट को यानी कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फंडर, और क्या कहते हैं इसे, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फंडस कहते हैं, यानी कि गर्भाशय के ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट को हम लोग फंडस कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्थमस, क्या कहते हैं इसे, स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय के नीचे वाला पार्ट को स्थमस कहते हैं, गर्भाशय के ऊपर वाला पार्ट को फंडस कहा जाता है। समझ गए इतनी बात। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि गर्भाशय जो होते हैं, गर्भाशय के सबसे टॉप वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, टॉप वाला जो पार्ट ये है, ये टॉप वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, टॉप वाले पार्ट को फंडस कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। कभी कभी आप गाँव घर में सुने होंगे कि बच्चे हो गए, 2-3 हो गए, अब वो ऑपरेशन करवा लिए है ना, तो ऑपरेशन जो करवाते हैं यानी कि उस समय क्या होता है, बच्चेदानी काट के हटा दिया जाता है। तो बच्चेदानी काटने के सर्जरी को क्या है, सर्जरी यानी कि काटे क्या किया, सर्जरी किया, तो सर्जरी यानी कि बच्चेदानी का सर्जरी क्या कहलाता है, बच्चेदानी का सर्जरी को हम क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, तो बच्चेदानी के सर्जरी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी के सर्जरी, यानी कि बच्चेदानी के सर्जरी को हम लोग साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहेंगे हम लोग, हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। अगले बात करते हैं, बच्चेदानी जो अपना भूमिका कहाँ निभाते हैं, तो ये जो भूमिका होते हैं, ये जो है प्रजनन क्षमता में भी अपना भूमिका निभाते हैं, है ना। बच्चेदानी जो है, जो नर में मादा में पाए जाते हैं, ये अपना भूमिका प्रजनन में भी निभाते हैं। सेकंड बात किया जाए तो मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र जिसको रजोधर्मी कहा जाता है, पीरियड्स कहते हैं, मासिक चक्र जो है उसमें निभाते हैं, है ना, अपना भूमिका को निभाते हैं। बच्चा जो गर्भ में होते हैं, यानी कि महिला जब गर्भवती होते हैं, जब गर्भवती होते हैं उस समय भी अपना भूमिका को निभाते हैं, कौन, गर्भाशय। तो गर्भाशय अपनी भूमिका को कहाँ निभाते हैं, प्रजनन क्षमता भी निभाते हैं, गर्भवती भी निभाते हैं, और मासिक चक्र में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, इत्यादि और भी चीजों में क्या करते हैं, अपने भूमिका को निभाते हैं, कौन, गर्भाशय। समझ में आ गया। चलिए इनका हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखने को मिलता है ना। ये हम किनके बारे में देखें, गर्भाशय के बारे में। किनके बारे में देखें, गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय कहाँ स्थित है, मूत्राशय। देखिए मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे ये स्थित होता है, क्या, गर्भाशय। क्या है, मूत्राशय जो है, मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे यानी कि दोनों के बीच में स्थित होता है, क्या, हमारे यानी कि स्त्री के जो जनन अंग है उनमें स्थित जो गर्भाशय स्थित है, वो मूत्राशय के आगे और मलाशय के पीछे यानी कि इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं, देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा इसके बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है स्त्री का पार्ट है, और इनका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ना, यानी कि पुरुष से जनन अंग का, है ना, पुरुष से जनन यानी स्त्री, सॉरी यहाँ पे होगा मादा जनन अंग का जो पार्ट है, उनमें जो शुरू वाला जो सबसे शुरू जो भाग होता है, सबसे शुरू वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं,
ये शुरू वाला जो है मादा का जो जनन अंग है, उनको फर्स्ट वाले यानी ये शुरू वाले जो है उनका क्या नाम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वल्लभा। क्या कहते हैं, वल्लभा कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्लभा। शुरू वाले को क्या कहते हैं, वल्लभा कहते हैं। इंग्लिश में वल्लभा कहा जाता है और हिंदी में बात किया तो हिंदी में से भग कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में भग कहते हैं और इसका बात किया इंग्लिश में इसे वल्लभा कहा जाता है और हिंदी में से भग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पतली झिल्ली दिखने को मिलता है ना, पतली झिल्ली दिखने को मिलता है। इस पतली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। पतली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन। कभी कभी गांव भर के भाषा में आपको सुनने को मिलता होगा कि जो हाइमेन जो होता है ना, हाइमेन जो होता है फर्स्ट बार सेक्स करने से, है ना, फर्स्ट बार सेक्स करने से क्या होते हैं, टूट जाते रहते हैं। फर्स्ट बार जो सेक्स करने से क्या होते हैं, ये टूट जाते रहते हैं। ऐसा आपको दिखने को मिलता रहता है। समझ में आ गया। पर आपको ये बात गांव भर में सुनने को मिलता है। पर यहाँ पे देखिए क्या होता है, पॉजिटिव वे से देखा जाए कितने व्यक्ति, कितने गर्ल्स को, हमारी बहन माता को क्या कहते हैं, इस बातों से लेकर के सभी को, जो लड़कियां होते हैं, गर्ल्स होते हैं, इनको कभी शादी ब्याह के समय इसको कोसा, लड़का जो ना समझदार है, ना पूछने वाला होता है, क्या होता है, कोसा जाता है इसको लेकर के कि इस प्रकार की बातें हैं, गलत बातें हैं। पर यहाँ पे ये नहीं देखा है कि सेक्स से ही नहीं ये फर्स्ट बार टूटते हैं। ये यहाँ पे या तो सेक्स से, या तो चोट लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से क्या होता है, चोट लगने की वजह से भी टूट जाते रहते हैं। चोट लगने की वजह से टूट जाते हैं। आगे बात करें, चोट लगने की वजह से भी टूट जाते हैं। कौन, हाइमेन टूट जाते रहते हैं, या सीढ़ी चढ़ने की वजह से, है ना, सीढ़ी चढ़ने की वजह से टूट जाते हैं। आगे हम लोग बात करें तो क्या होता है, साइकिल चलाने से, साइकिल चलाने की वजह से क्या होते हैं, टूट जाते रहते हैं। तो कौन सा, क्या टूट जाते हैं, हाइमेन। यानी कि साइकिल चलाने से क्या होते हैं, ये टूट जाते रहते हैं। चोट लगने से, या सीढ़ी चढ़ने से, या साइकिल चलाने की वजह से ये टूट जाते रहते हैं। या ज्यादा वजन उठाने की वजह से क्या होते हैं, ये टूट जाते रहते हैं, हाइमन। समझ में आ गया। हाइमन ये फर्स्ट बार सेक्स करने से ही नहीं टूटेगा, ये है चोट लगा है वो उससे में भी टूट सकते हैं, है ना, सीढ़ी चढ़ने से भी टूट जाते हैं, है ना, साइकिल चलाने से भी टूट जाते हैं, वो ज्यादा वजन उठाने से भी टूट जाते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जो सेक्स, यहाँ पे बात करिए हाइमेन का। ये जो हाइमेन जो है, हाइमेन एक बार अगर टूट गया तो एक बार जो टूट जाता है तो दोबारा इनका निर्माण नहीं होता है, दोबारा इनका निर्माण नहीं होता है। जब एक बार टूट जाता है, क्या, जब एक बार ये हाइमेन टूट गया तो दोबारा इनका निर्माण नहीं होता है। इन बातों को ध्यान समझिएगा कि हाइमेन एक बार टूट जाता है, दोबारा इनका निर्माण नहीं होता है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते देखिए, यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ जो होते हैं क्या, यहाँ जब पुरुषे का जो शुक्राणु होता है, पुरुषे में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। जब पुरुषे का जो शुक्राणु यहाँ से, जब पुरुषे का जो शुक्राणु ऐसे इंटर यहाँ से मारते हैं, इंटर यहाँ से मारते हैं शुक्राणु। बताइए पुरुषे का एक बार सेक्सुअल रिलेशन करने में कितने शुक्राणु बाहर निकलते हैं, तो 30 करोड़। कितने शुक्राणु निकलते हैं, 30 करोड़ शुक्राणु। आपको बता दिया गया पिछले वीडियो में, है ना, कि 30 करोड़ शुक्राणु क्या है, निकलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि बताइए मादा जनन अंग के किस भाग में पुरुष का शुक्राणु जो है सबसे अधिक नष्ट होता है, सबसे अधिक नष्ट होता है। पुरुषे का जो शुक्राणु है वो मादा जनन के कौन से अंग में सबसे ज्यादा नष्ट होता है, तो मादा जननी अंग के गर्भाशय में सबसे ज्यादा नष्ट होता है। समझ में आ गया। सबसे ज्यादा यहीं पे क्या होता है, शुक्राणु नष्ट होता है। शुक्राणु क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। समझ में आ गया। शुक्राणु सबसे ज्यादा गर्भाशय में ही नष्ट होते हैं, दिखने को मिलता है। अब देखिए उसके आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार की आपको दीवारें दिखता हो, ये क्या है, इसका दीवार है, यानी मादा जनन अंग का क्या है, ये दीवार है ना। इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया होगा, इस प्रकार से बनाया गया रहता है, दीवारें हो गया। अब देखिए ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें कभी होता है लड़की में जब हर मंथ है ना क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं, है ना। आगे पीछे पढ़ाया गया था, ऑफलाइन सेंटर पढ़ाया गया है, पर आप लोग को यहाँ बता दिया जाए किसी और वीडियो में। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो होता है मासिक चक्र होता है लड़कियों में, क्या होता है, मासिक चक्र। यानी कि हमारे माता बहन है, आपके माता बहन में क्या होता है, मासिक चक्र होते हैं। तो मासिक चक्र जो होते हैं, है ना, रजोधर्म जिसको हम लोग कह सकते हैं, पीरियड्स कह सकते हैं। तो पीरियड्स के दौरान जब पीरियड्स होते रहते हैं, तो यहाँ से पीरियड्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, दीवारें कट करके गिरते रहते हैं। दीवारें कट करके क्या होते हैं, गिरते रहती है, दीवारें कट कट के गिरते रहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते, तो ये हमको जो दो दिखने को मिलता है, ये दोनों का नाम क्या, बताइए। आपको बताना है ये दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम है अंडाशय। क्या नाम है दोनों का,
अंडाशय, इन दोनों का नाम क्या है? अंडाशय नाम है। इतना बात को समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी नाम अंडाशय है, इसका भी नाम अंडाशय है। तो दो अंडाशय, एक ये अंडाशय, एक अंडाशय, तो दोनों का नाम क्या हो गया? ये अंडाशय हो गया। समझ में आई? इतनी बात समझ गए। अंडाशय में बात करें, अंडाशय यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कार्य क्या करते हैं? अंडाशय, ये क्या हुआ? अंडाशय, ये भी क्या है? अंडाशय। अंडाशय क्या करता है बताइए? अंडाशय क्या करता है? तो अंडाशय जो करता है वो अंडाणु का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है? अंडाणु का। किनका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का। और यही अंडाणु यहाँ से निकलने के बाद जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, जब शुक्राणु आते हैं तो यही दोनों मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होने के बाद, निषेचन हर टॉपिक आपको समझा जाएगा, पर जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं उस बातों को हम लोग देखते हैं। आगे आपको निषेचन की क्रिया भी समझाए जाएंगे, है ना। सारे बात को एक एक डाउट्स को आपको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि इसमें निर्माण होता है किसी का? अंडाणु का। अंडाणु इस प्रकार से आते हैं, इधर से निश्चित, इधर से पुरुष सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद जो पुरुष का शुक्राणु आया रहते हैं, पुरुष के शुक्राणु में तो गति होते हैं, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। तो पुरुष के शुक्राणु जी गति करते हैं, गति करने के बाद यहाँ पे आते हैं, गति करने के बाद दोनों एक जगह पे मिलते हैं, दोनों एक जगह पे मिलने के बाद क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद में, है ना, दोनों मिलकर के, यानी कि पुरुष का शुक्राणु उसको योनि में जब एंटर मार दे तो युग्मक कहा जाता है, और स्त्री का जो अंडाणु जब निकलते हैं अंडाशय तो उसको भी युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक को मिलते हैं तो युग्मंजन बनाते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद तो दोनों मिलते हैं कब? जब निषेचन की क्रिया होती है, तो दोनों के मिलने के बाद युग्मंजन बनते हैं। वही आता है कहाँ पे? गर्भाशय में आते हैं, तब बच्चे जन्म लेते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पे किसी का निर्माण होता है? अंडाणु का। यहाँ पे निर्माण किसका होता है? अंडाणु का। इसमें भी निर्माण किसका होता है? अंडाणु का। समझ में आएगा? अंडाणु का। इंग्लिश में जानना चाहिए, इंग्लिश में बता दिया जाएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ओवियो। क्या कहते हैं? ओवियो। अंडाशय की इंग्लिश में कहते हैं ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हम लोग। ये हो गया ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, ये भी अंडाशय है। इनमें निर्माण होता है किसका? अंडाणु का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अंडाणु के बारे में, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंडाणु के बारे में, है ना। अंडाणु के बारे में देखिए चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अंडाणु के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अंडाणु में अगर कोई आपसे ये पूछा है कि अंडाणु में स्पीड होता है, तो स्पीड होता है क्या? अंडाणु में स्पीड होता है, तो आप क्या बताइए? नो बस, अंडाणु में स्पीड नहीं होता है। अंडाणु में स्पीड नहीं होता है, नो, है ना, नो, अंडाणु में स्पीड नहीं होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडाणु यानी शुक्राणु में गति होता है ना, शुक्राणु में गति होता है, अंडाणु में गति नहीं होता है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे कि इसका जीवन काल, अंडाणु का जो जीवन काल है, जीवन काल इसका कितने दिनों, कितने समय, कितने दिनों, कितने घंटों का होता है? इनका जीवन काल जो है 12 से लेकर 24 घंटा होता है। 12 से 24 घंटे के इसका क्या होता है? जीवन काल। अंडाणु का जीवन काल 12 से लेकर के 24 घंटा इसका जीवन काल होता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इनका जीवन काल कितने हैं? 12 से 24 घंटा के इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। इनका आकार का बात क्या जाए कि इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार गोल यानी कि गोलाकार होता है। इनका आकार जो है गोलाकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। अंडाणु का आकार जो होता है वो गोलाकार दिखने को मिलता है। समझ में आ गया? इतनी बात को हम लोग किसके बारे में देखे थे? ये जो अंडाणु यहाँ पे बने हैं, तो अंडाणु के बारे में देखिए। इनमें स्पीड अंडाणु स्पीड नहीं होते। इसका जीवन काल 12 से 24 घंटे होते हैं। आकार का बात किया तो गोलाकार होता है इसका आकार। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर जो भी डाउट हो तो आप बोलिएगा, रिपीट मार दिया जाएगा उसको, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो अंडाणु है, यहाँ से निर्माण तो हो गया। अब निर्माण हो गया तो क्या आइए, अपने तो धक्का मार के थोड़ी पहुंचेगा वहां के पास, नहीं पहुंचेगा ना। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए एक नली बनाया गया, ऐसे करिए, एक नली आपको दिखता भी होगा, ऐसे करके एक नली बनाया गया है ना, ऐसे करके एक नली बनाया गया। इस नली का अगर आपको नाम पता है तो बता दीजिए। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फैलोपिनियन ट्यूब कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब। जो नलिकाएं हैं, ये जो नली दिखने को मिलता है, ये वाला जो नली देखिए, ये वाला जो नली आपको दिखने को मिलता है, इस नली को हम क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपिनियन ट्यूब। फैलोपिनियन ट्यूब करता क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जो अंडाणु जो अंडाशय में निर्माण हुआ है, यही अंडाणु क्या करता है? अंडाशय यानी अंडाशय में जो अंडाणु निर्माण हुआ है, इसी अंडाणु को ले जाने का, ये तो निर्माण कर दिया, निर्माण का ही बाहर निकल गया। अब बाहर निकले परिपक्व जो होते हैं 14 दिनों में, यहाँ से क्या हुआ? बाहर यहाँ से निकल गया।
अब देखिए यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे बाहर आए, तो बाहर आए, अगर ये नलिकाएं नहीं होता तो क्या यहाँ पे पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। तो ये नलिका भगवान के देखिए कितनी अद्भुत रचना किया गया है। यहाँ पे देखिए अंडाणु इससे एक नलिका बनाया कि यहाँ से जो भी अंडाणु निकले इस नलिका में जाए। इस नलिका का नाम क्या दिया, फैलोपियन ट्यूब दिया गया है ना। तो यहाँ से इसको दिया गया, इस प्रकार से नलिका है, ऐसे करके नलिका इधर से भी निर्माण हुआ, इधर से आया है ना, इधर से निर्माण हुआ, इधर से आया है ना। जब दोनों तरफ से आते हैं और इधर से क्या रहते हैं दोनों, यानी फैलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं, अंडाणु को आगे बढ़ाने यानी कि लिए निषेचन क्रिया करवाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से क्या पुरुष का शुक्राणु आया हुआ है, इधर से क्या है ये स्त्री का अंडाणु, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे आया, दोनों यहाँ पे मिला, दोनों को मिलने के बाद निषेचन क्रिया, निषेचन का क्या होता है, क्रिया होता है। निषेचन की क्रिया होने के बाद है ना क्या होते हैं, युग्मंजन बनते हैं, युग्मंजन फिर गर्भाशय में जाता है, फिर वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं। समझ में आ गया। इतनी सारी बात हम लोग क्या किसके बारे में देखें, ये क्या बोलते हैं उसको, गर्भाशय में, गर्भाशय के बारे में देखिए अभी लोग हम लोग है ना, शुरू वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा, हिंदी में इसको भाग कहते हैं। यहाँ पे जो नली पतली झिल्ली हो इसको हाइमेन कहते हैं, है ना। और ये गर्भाशय जो स्थित होते हैं इनके बारे में हम लोग देखिए, ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होते हैं। उसके बाद ये तो ये दीवारें होते हैं जो क्या बोलते हैं मासिक चक्र के दौरान कट करके गिरते रहती है। अंडाशय जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है, इधर हो गया क्या है ना, ये भी होगा अंडाशय जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब नामक नलिका है जो अंडाणु को लाने के कार्य करते हैं। फिर जाके निषेचन किया, फिर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। इतना सारा हम लोग देखे मादा जनन अंग के बारे में देखिए। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले एक बात कह देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोगों को समझाया गया यहाँ पे, ये आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, इसके माध्यम से मिल जाएगा आपको, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, पूरा नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इतना समझ लिए, है ना। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए किस पे बात करने वाले, ध्यान समझिएगा। बात करने वाले हम जब कभी भी कोई मेल और कोई फीमेल अगर फादर मेल जो है यानी कि पुरुष जो है फादर बनना चाहे तो फादर कब बन सकते हैं, है ना, उसमें क्या अनिवार्य है। कोई फीमेल यानी कि जो स्त्री है वो माँ बनना चाहे तो कब माँ बन सकते हैं, है ना। इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले, देखने वाले, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड करते हैं, ध्यान से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखने वाले क्या देखते हैं, देख रहे थे अभी कि हम लोग देखते हैं कि जब एक पुरुष है ना, जब एक पुरुष फादर बनने का चाहत रखे तो उनमें क्या होना अनिवार्य है। एक स्त्री जब माँ बनने की चाहत रखे, मॉम बनने की चाहत रखे तो उनमें क्या होना अनिवार्य है, इसको हम लोग देखने वाले। उससे पहले एक छोटा सा बात है, बताइए कि अब एक शब्द है, ध्यान से देखिएगा, यौनावस्था यानी कि यंग जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, यंग कहते हैं यानी कि यौनावस्था कहते हैं। तो बताइए मेल जो है, मेल में कब यौना अवस्था आ जाते हैं, यौना अवस्था कब आ, यानी कि यंग कब हो जाते हैं, है ना, यानी कि मर्दानगी जिसको कहते हैं वो कब आ जाते हैं। तो इनमें कब आ जाते हैं, तो 12 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, पुरुष में वो मर्दानगी आ जाते हैं, यानी कि वो यौना अवस्था में आ जाते हैं। सेकेंड बात क्या जाए कि ये जो है फीमेल का बात, ये फीमेल में कब, फीमेल में कितने वर्ष की उम्र में यौनावस्था हो जाते हैं, कितने वर्ष की उम्र उसको यंग आ जाते हैं, यानी कि यौना अवस्था आ जाते हैं, है ना। तो कितने वर्ष की उम्र, 10 से 12 वर्ष की उम्र में क्या जाता है, यौना अवस्था आ जाते हैं फीमेल में। फीमेल का बात करें 10 से 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इसका यौना अवस्था आ जाते हैं। हम पता कैसे कर पाते हैं, तो मेल में जो होता है, मेल का जो वृषण होता है जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, वृषण जो होता है टेस्टिस जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, है ना। तो इस वृषण में क्या निर्माण होना शुरू होता है, शुक्राणु, क्या निर्माण होता है, शुरू होता है शुक्राणु। तो इतने वर्ष की उम्र से ही शुक्राणु निर्माण होना चालू हो जाता है ना। और फीमेल में जो होता है अंडाशय जो पार्ट है उसका, है ना, अंडाशय, यहाँ बात करते देखिए ध्यान से, अंडाशय जो है क्या है, अंडाशय, है ना। तो अंडाशय से निर्माण होता है अंडाणु, अभी आपको दिख रहा है अंडाणु निर्माण होता है, अंडाणु यहाँ से निर्माण होना शुरू, अंडाशय से अंडाणु निर्माण होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसका यौना अवस्था आ जाते हैं। अंडाणु बनना स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, फीमेल में शुक्राणु बनना 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। तो हम लोग अभी जो मेन टॉपिक था हम लोग क्या कि मेल और जो फीमेल है उसको फादर बना के चाहता है तो वो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, बॉयज, बॉयज लिखते हैं बॉयज, जब ये एक बॉयज फादर बनने की चाहत है उसमें,
ये क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं स्त्री क्या है, फीमेल, यानी कि गर्ल्स जो है फीमेल, देखिए फीमेल, फीमेल कोई फीमेल है, उनको माँ यानी कि मॉम बनने की चाहत है ना, तो उनमें क्या होना जरूरी है। पहले बात करते हैं बॉयज में कि बॉयज अगर फादर बनने की चाहते हैं तो उसमें क्या क्या होना आने वाले है। तो पहले देखिए इसमें क्या होना आने वाले है, इनमें जो शुक्राणु जो निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण उचित मात्रा में, किसमें, उचित है ना, उचित मात्रा में है ना, शुक्राणु जो पुरुष में जो शुक्राणु निर्माण होता है टेस्टिस से, वो उचित मात्रा में क्या होना, उचित शुक्राणु का निर्माण उचित मात्रा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए। समझ में आया, शुक्राणु का निर्माण जो है पुरुष में उचित मात्रा में होना चाहिए, तब जाके क्या बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं। स्त्री में बात करें, स्त्री में देखते हैं कि स्त्री में फर्स्ट देखते हैं कि ये मेल जो है फीमेल जो है मॉम बनना चाहे तो इसमें क्या आवश्यकता होगा। तो इनमें जो है ना, इनमें जो है मासिक चक्र, क्या है, मासिक चक्र, क्या है, ये मासिक चक्र यानी मासिक जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, प्रति महीना इसका प्रति मंथ में क्या होना चाहिए, प्रति मंथ में जितने प्रति मतलब सभी मंथ में जब से इनका पीरियड शुरू हो जाए तब से प्रति मंथ पीरियड्स आना जरूरी होता है, तब जाके क्या बन सकेगा, माँ बन सकेगा। वैसे ये माँ नहीं बन सकता। जिसमें बताइए कि अगर ये पूछा जाए कि किसी स्त्री में अगर मासिक चक्र नहीं हो रहा, पीरियड्स नहीं हो रहे, क्या माँ बन पाएंगे, तो वो माँ नहीं बन पाएंगे। वो बन पाएंगे तो एक अलग प्रोसेस है, उसके माध्यम से वो बन सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मेन बात क्या जाए तो वो जहाँ पे मासिक चक्र नहीं होंगे तो क्या होंगे, मॉम यानी कि मदर नहीं बन सकते हैं, और उसको मासिक चक्र प्रति महीना क्या होना चाहिए, प्रति महीना आना चाहिए, यानी कि पीरियड्स प्रति महीना होना चाहिए। सेकंड देखते हैं तो सेकंड स्त्री में क्या होता है, गर्भाशय, क्या होता है, गर्भाशय। ये गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, है ना, गर्भाशय अच्छा होना चाहिए। फेलोपिनियन ट्यूब देखिए, फेलोपिनियन इसका ट्यूब अच्छा होना चाहिए। अब कहेंगे सर फेलोपिनियन ट्यूब क्या अच्छा होना चाहिए, गर्भाशय क्या अच्छा होना चाहिए, ये तो नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए फिर अच्छा होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, गर्भाशय अच्छा होने का अर्थ ये हुआ जो इनका गर्भाशय रहे, इनमें क्या होता है पीरियड्स के दौरान कभी कभी अच्छे गंदे कपड़े यूज करने से कुछ होने से बीमारियां हो जाते हैं, कभी कभी इस बच्चेदानी में कैंसर हो गया, घाव हो गया, कुछ हो गया, तो इसके कारण इसको क्या करना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। तो कटवा देगा तो हट जाएगा, तो माँ कैसे बन पाएगी, क्योंकि बच्चे का निर्माण तो यहीं पे होता है। तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा जब तक उसका गर्भाशय अच्छा नहीं होगा। सेकेंड बात हम कहेंगे फेलोपिनियन ट्यूब अच्छा होना चाहिए। फेलोपिनियम सर क्यों अच्छा होना चाहिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अंडाशय, यहाँ पे क्या है, ये अंडाशय, अंडाशय में जो नली लगा है इसका क्या नाम है, फेलोपिनियन ट्यूब ही नाम है। और ये अंडाशय में क्या निर्माण होता है, अंडाणु निर्माण होता है। अंडाणु निर्माण होता है तो उनको ले जाने के कार्य कौन करता है, फेलोपिनियन ट्यूब। अब कहेंगे सर नहीं जाएगा तो क्या दिक्कत है, बताइए, नहीं जाएगा तो यहाँ जो निर्माण हुआ है, यहाँ से जो शुक्राणु इंटर मारा है, तो क्या शुक्राणु अकेले बच्चा जन्म पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, तो नहीं, बस शुक्राणु अकेले बच्चा को जन्म नहीं दे सकते हैं, है ना। तो अब उसको जरूरी किस चीज का है सर, तो उसको जरूरी है अंडाणु का, किसका जरूरी है, उनको जो जरूरी है वो अंडाणु का जरूरी है। अब अंडाणु का जो जरूरी है उसको तो अंडाणु तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तब बच्चे को जन्म देगा, तब क्या बनेगी, स्त्री माँ बन सकेगी। तो यहाँ पे जो इनका देखिए ये जो क्या है, ये जो इनका अंडाशय है, तो यहाँ से निर्माण तो हो गया अंडाणु, अभी आगे बढ़ेगा कैसे, तो यहाँ पे फेलोपिनियन ट्यूब है। अब फेलोपिनियन ट्यूब यही कार्य करता है, यहाँ से अंडाणु को ले जाता है और यहाँ से अंडाणु को ले जाके शुक्राणु से मिलाता है, तब जाके यहाँ पे क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अब कहेंगे सर यहाँ पे ठीक है ठाक जा ही रहा तो क्या दिक्कत है, इसमें क्या अच्छा होना चाहिए, अब जा रहा है, अब इससे क्या होगा। देखिए कभी कभी किसी स्त्री में या कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, ये वाला जो फेलोपिनियन ट्यूब है ना सुकड़ जाता रहता है, समझ में आ गया, फेलोपिनियन ट्यूब सुकड़ जाता है। बताइए अगर जो यहाँ से सुकड़ गया बंद हो गया, बताइए यहाँ पे ऐसे करके सुकड़ गया बंद हो गया, इधर सुकड़ गया बंद हो गया, तो यहाँ शुक्राणु नहीं आ पाएगा, अंडाणु नहीं आ पाएगा, अंडाणु नहीं आ पाएगा सर, यहाँ निर्माण होगा, खराब हो जाएगा, वैसे ही नष्ट हो जाएगा, खराब होगा, इससे बीमारी होने की संभावना हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो इनका जो फेलोपिनियन ट्यूब है क्या करते हैं, अंडाणु को अच्छे तरीके से यहाँ पे पहुंचाने के कार्य करते हैं। अगर ये आप कहेंगे अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सुकड़ मुकड़ गया, कुछ भी होगा यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये नहीं जा पाएगा, यहाँ से अंडाणु क्या होगा, यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, तो शुक्राणु अंडाणु के नहीं मिलेंगे और स्त्री माँ नहीं बन पाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अगर स्त्री अगर माँ बनते हैं तो उनके लिए ये फेलोपिनियन ट्यूब भी बहुत जरूरी होते हैं कि ये अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जाके अंडाणु वहां पे पहुंच पाएंगे, समझ में आना। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या हम लोगों ने देखा कि एक स्त्री को
मॉम बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसका मासिक चक्र प्रति माह होना चाहिए, गर्भाशय अच्छे ढंग से होना चाहिए और फैलोपियन ट्यूब अच्छी होना चाहिए। और पुरुष में हम देखें तो शुक्राणु का निर्माण उचित मात्रा पे होना चाहिए, जितना होना चाहिए। कमती में अगर पुरुष में बात करें तो बताए हुए थे आपको कि उसमें उचित मात्रा में यानी कि 7 ml से कम नहीं, 7 ml से कम नहीं शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए। अगर 7 ml से कम शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसको फादर बनने में दिक्कत समस्या आ सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं कि ज्यादा हस्त मैथुन, जिसको कहते हैं हस्त मैथुन, एक शब्द है, हाँ, हस्त मैथुन, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मास्टरबेशन, क्या कहते हैं, मास्टरबेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टरबेशन कहते हैं, है ना, मास्टरबेशन कहते हैं, है ना। तो ये मास्टरबेशन का हस्त मैथुन का उसे हस्त मैथुन ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। हस्त मैथुन उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्त मैथुन अगर क्या बोलते हैं यंग में कर लेते हैं तो उनको क्या होता है, हस्त मैथुन ज्यादा करने से जो एक बार में बताइए, एक बार में हस्त मैथुन कर दिया नाइट फ्लो होने से या क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशन करने से कितना शुक्राणु बाहर आते हैं, 30 करोड़ आते हैं। बताइए अधिक बार अगर ये करने से, है ना, अगर हस्त मैथुन वो ज्यादा करते हैं तो हस्त मैथुन ज्यादा करने से क्या हो सकते हैं, उसका जो शुक्राणु बाहर आ सकते हैं। और एक एवरेज टाइप से दिया गया है कि एक पुरुष में बात करें तो 2 लीटर दिया जाता है, इससे अधिक थोड़ा बहुत हो सकता है, 2 लीटर दिया जाता है उनको, है ना। 2 लीटर शुक्राणु उसमें हस्त क्या बोलते हैं शुक्राणु निर्माण होता है ना। कितने शुक्राणु पूरे जीवन काल का बात किया जाए, जीवन काल का ही बात किया जाए तो, है ना, तो 2 लीटर होता है। कितना होता है, 2 लीटर होता है, समझ में आया, है ना। तो 2 लीटर होता है। अब अगर ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, नाइट फ्लो होता है तो समस्या आ सकते हैं, आपका शुक्राणु बाहर आ जाएंगे, है ना। तो आपको फादर बनने में क्या हो सकते हैं, समस्या हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हस्त मैथुन करते हैं तो हस्त मैथुन करने से क्या होता है, वीर्य बाहर आता है, शुक्राणु बाहर आता है। तो आपको इस वीर्य पे ध्यान देना है कि हस्त मैथुन करने से वीर्य बाहर आ रहा है तो क्या हो सकते हैं, आगे जाके खराब हो सकते हैं, है ना। और फादर बनने में क्या हो सकते हैं, समस्या हो सकते हैं। तो इस पे कंट्रोल करना है, इस पे क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखिए जो वीर्य जो है, यहाँ पे वीर्य जो है, वीर्य का हम बात करें, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, वीर्य का महत्व के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वीर्य का क्या महत्व है, वीर्य का महत्व क्या है। तो वीर्य का महत्व के बारे में देखिए, हम लोग क्या करते हैं, रक्त बनाने के लिए क्या करते हैं, भोजन, है ना, फल फूल खाते हैं, है ना, पानी उनी खूब पीते हैं, मतलब टाइम टेबल से अपने रक्त को बनाने के लिए पूरा कंफर्टेबल में पूरा देते हैं, भोजन वोजन चाप के लिए अच्छे तरीके से प्रोटीन वोटीन लेते हैं कि हमारा खून अच्छा बने, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका जो एक बूंद जो वीर्य है, क्या है, एक बूंद वीर्य, है ना, 100 बूंद रक्त के बराबर होता है। 100 बूंद रक्त के बराबर एक बूंद वीर्य होता है। समझिए कितना इम्पोर्टेंट है। 100 बूंद रक्त बनाने के लिए आप जितने भोजन फल फूल खाते हैं उनसे क्या बनता है, एक ही बूंद वीर्य बनता है। समझ में आ गया, 100 बूंद के बराबर एक बूंद वीर्य होता है। तो कितना बहुत ज्यादा महत्व है आपके जीवन के लिए, बहुत बड़े महत्व के वीर्य का जो महत्व है। अब देखिए वीर्य जो एक पावर है, एक पावर ऊर्जा है, समझ में आया ना, एक ऊर्जा है, आपके जीवन का एक ऊर्जा है, इसका महत्व देना जरूरी है। हस्त मैथुन करना कोई गलत बात नहीं है, हस्त मैथुन करनी चाहिए, पर सप्ताह में 1 से 2 दिन या मंथ में 1 से 2 दिन कीजिए, ठीक है, ये बात सही है। पर इसको आप ज्यादा करते हैं, ज्यादा करने से क्या होता है, ज्यादा शुक्राणु बाहर आ सकते हैं, है ना। बाहर आने के बाद क्या होगा, आपको ये फादर बनने में क्या हो सकती है, समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बुद्ध के द्वारा एक बात कही गई, जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप जरूरत से अधिक करते हैं तो क्या हो सकते हैं, खराबी हो सकता है, समस्या आ सकते हैं आगे जाके, है ना। तो आप मदर और फादर बनने में अगर ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं तो आप फादर बनने में समस्या आपको आ सकता है। इसमें मासिक चक्र नहीं हुआ तो मदर बनने में समस्या आएगी, गर्भाशय अच्छा नहीं हो तो मदर बनने में समस्या, फैलोपियन ट्यूब नहीं अच्छा हो तो मदर बनने में समस्या, है ना। तो ये सारे समस्या आ सकते हैं आपको मदर फादर बनने में, जब आपकी सबकी कमी होगी। अगर ये सब आप में पूर्ण है तो आप मदर फादर आराम से बन सकते हैं, इसमें कोई कहीं से दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए एक बात जो कहा गया है, जो गीता शास्त्र के अनुसार लिखा गया है, गीता में जो लिखा गया बातें हैं, कुछ 5 टिप्स है कि एक बच्चा यूनिक बच्चा कैसे जन्म दे सकता है। एक यूनिक, अच्छा बच्चा, जनरल बच्चा तो सब रहता है, एक यूनिक बच्चा को कैसे जन्म दे सकते हैं। एक यूनिक बच्चा को जन्म देने के लिए माँ को थोड़ा सा, है ना, क्या करने पड़ते हैं, माँ को थोड़ा सा सहनशील बनने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है उसके प्रति कि हम अपने
जो हमारे बच्चे जन्म लेंगे वो यूनिक कैसे होंगे। तो उनको ग्रंथ के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि 5 ऐसी टिप्स होते हैं जिसपे ध्यान देना होता है। फर्स्ट तो उसको जब गर्भवती होते हैं तो उसको किसी प्रकार के झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बातों पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड बात जो होता है ना, सेकंड बात होता है कि उनको पवित्रता पर ध्यान देना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है। थर्ड बात जो होता है उनको दान पुण्य जो है ना, जब गर्भ में बच्चे हो तो उनके दान पुण्य करने, कुछ भी जो भी हो दान पुण्य करना चाहिए। चौथी बात ये होता है कि अन्य का जो भोजन करे, अन्य का जो भोजन करे मात्र दिन में एक बार करे, बाकी बात प्रोटीन वोटीन ये सब माने फल फूल का भोजन करे। समझ में आना, ये सारे उनको क्या करना रहता है। और पांचवी बात जो है उनका जो पति हस्बैंड होते हैं उनको आदर रिस्पेक्ट ये सारी चीज करना चाहिए। उनके बच्चा जो थे बहुत ही यूनिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है, गीता बताया इस बातों को बहुत ही अच्छी बातें है। इस बातें पे अगर ध्यान देते हो आपका एक यूनिक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इतनी बात हम किनके बारे में देखे हैं, इतनी बात जो हम लोग देखे किसके बारे में, मादा जननांग से संबंधित सारे बात को देखे, कुछ हम लोग इधर भी देखे हैं अलग बातें को, है ना। ये सारी बात आज तक के लिए रहने दिए, थैंक यू, है ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धमाल मचाने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे।